नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। आज की हम लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पिछले एक साल के करंट अफेयर्स को। इस लेक्चर सीरीज में मैं ऑलरेडी आप लोगों के सामने जो सेट नंबर 1 है उसको पेश कर चुका हूं और आज के इस पर्टिकुलर भाग में हम लोग सेट नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि हम लोग इस सीरीज को टारगेट कर रहे हैं 2023 के यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए। हम लोग यहाँ पे 2022 जनवरी से शुरू करते हुए जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको आपके सामने लेकर आ रहे हैं। जो सेट नंबर 1 था उसमें मैंने जनवरी 2022 के सभी करंट अफेयर्स को कवर किया था और जो आज का सेट नंबर 2 है इसमें मैं आपके सामने फरवरी 2022 के जो भी साइंस एंड टेक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको कवर करने वाला हूं। देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल्सो आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप लोग अपने घर बैठकर अपने घर के कंफर्ट से यूपीएससी की तैयारी को शुरू करना चाहते हैं तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं। अब आपको दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज इंडिया के जो सुपर टीचर्स हैं वो आपको पढ़ाने आ रहे हैं सुपर कोचिंग पे, जिसमें कि आपको केवल एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के माध्यम से सभी कोर्सेज का एक्सेस अवेलेबल करवा दिया जाएगा। सभी जो स्टडी नोट्स हैं वो भी अवेलेबल करवा दिए जाएंगे और सभी जो मॉक टेस्ट हैं वो भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। एंड यू विल हैव एन ऑप्शन कि जिससे भी आप पढ़ना चाहते हैं उससे जाकर के आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ पर इवन जो हमारी टेक्स्ट बुक की फैकल्टीज हैं इनके भी आपको लेक्चर्स एवं कोर्सेज अवेलेबल करवाए जाएंगे, विच इंक्लूड्स माय पर्सनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो थ्योरी कोर्स है उसको भी हमने इसके अंदर इंक्लूड किया है और इसमें आपको पिछले 10 साल के जो PYQs हैं वो भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। और इस पूरे के पूरे सब्सक्रिप्शन का जो फाइनल कॉस्ट आपको पे करना है दैट इज ओनली 27,000 रुपीज पर एनम, अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। ऑल राइट, शुरू करते हैं। आज के इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज नॉट गवर्नमेंट स्कीम, सो सॉरी फॉर दैट। आज के इस टॉपिक में हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए ये वाली चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1, आई विल स्पीक अबाउट नेशनल स्ट्रैटेजी ऑन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। अगर आपने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का नाम नहीं सुना होगा तो आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपने 3D प्रिंटिंग का नाम सुना होगा। तो 3D प्रिंटिंग के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि उसको लेकर बेसिकली एक राष्ट्रीय स्तर पर रणनीति है जिसको कि जारी किया गया है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज QKD, जिसका फुल फॉर्म है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। इसको लेकर एक नया माइलस्टोन है जो कि इसरो के द्वारा अचीव किया गया है। ये क्या चीज होती है, उसके क्या फायदे हैं, क्या लाभ हैं, जिसके चलते जिस चीज को लेकर इसरो इतना सेलिब्रेट कर रही है और इसके क्या एप्लीकेशंस हैं उसको डिस्कस किया जाएगा। स्टेम सेल थेरेपी सुर्खियों में थी बिकॉज एक महिला थी अमेरिका में जिनका HIV की जो बीमारी थी जिसको कि नॉन क्योरेबल माना जाता है, उनकी वो बीमारी क्योर हो चुकी थी और ये बेसिकली स्टेम सेल थेरेपी के माध्यम से हुई थी। तो इसीलिए उसी संदर्भ में हम लोग स्टेम सेल्स की बात करने वाले हैं। देन यूनाइटेड किंगडम में एक न्यूक्लियर रिएक्टर है जहां पर बहुत भारी मात्रा में न्यूक्लियर फ्यूजन के माध्यम से बहुत ज्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस किया गया है। ये अपने आप में अगेन एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था बिकॉज न्यूक्लियर फ्यूजन के रिएक्टर्स को सही से चलाना धरती पर काफी टफ टास्क होता है। तो इसको अचीव करने वाले साइंटिस्ट काफी ज्यादा जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा एक बड़ी बात है, क्योंकि इन्होंने जो फ्यूजन के इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था ये करना कोई आसान बात नहीं है। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एंड फाइनली चंद्रयान 3 को लेकर एक अपडेट आया था, हालांकि इसको लेकर एक और अपडेट रिसेंटली आया है, बट वी विल मेनली टॉक अबाउट कि चंद्रयान 3 बेसिकली जो प्रोजेक्ट है वो किस बारे में है। ऑल राइट, तो सबसे पहले अगर हम शुरू करते हैं, आप लोगों के सामने है नेशनल स्ट्रैटेजी ऑन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग हैज बीन अनाउंस्ड और ये वाली खबर फरवरी 2022 की है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे इसको रिलीज करने वाला जो मंत्रालय है दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ज्यादा समय नहीं लूंगा, बड़ा सिंपल सी चीज है कि हम लोग जब 3D प्रिंटिंग की बात करते हैं तो किसी भी चीज को अगर आपको उसका 3D मॉडल बनाना है तो सबसे पहले आपको उसका जो CAD मॉडल होता है वो कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। उसको आप एक कंप्यूटर में बना देते हैं। CAD की फुल फॉर्म क्या है? इट इज कॉल्ड एज कंप्यूटर एडेड डिजाइन। जो लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होंगे उन्होंने CAD की क्लासेस करी होंगी, जो लोग मैकेनिकल बैकग्राउंड से होंगे उन्होंने डेफिनेटली CAD की बहुत सारी क्लासेस करी होंगी। और ये जो CAD का एक मॉडल बन जाता है तो उसके बाद कई सारे इसमें प्रोसेसेस होते हैं और फाइनली आपका 3D ऑब्जेक्ट जो है वो बनकर तैयार होता है। ये आपका CAD का मॉडल है। ये बीच में आने वाले कई सारी स्टेजेस हैं, इन स्टेजेस को जब आप पूरा करते हैं तब जाकर के आपका 3D ऑब्जेक्ट तैयार हो जाता है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूपीएससी हमें इसमें क्या समझना है कि ये वाला जो मॉडल है
कैड का मॉडल 3D ऑब्जेक्ट में तैयार कैसे होता है, तो इसको लेयर बाय लेयर तैयार किया जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि आप इमीडिएटली पूरे की पूरी चीज को तैयार कर लेते हैं, इसको लेयर बाय लेयर तैयार किया जाता है, इसीलिए इसको एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। सो अ प्रोसेस इन विच अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इज बिल्ट फ्रॉम अ कंप्यूटर एडेड डिजाइन मॉडल यूजुअली बाय सक्सेसिवली एडिंग मटेरियल्स इन अ लेयर बाय लेयर फैशन, इस प्रोसेस को कहा जाता है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग या फिर 3D प्रिंटिंग। इसको लेकर यूपीएससी ऑलरेडी दोस्तों 2013 में सवाल पूछ चुकी है, और वो सवाल हालांकि मेंस में आया था, लेकिन इस तरह के सवाल आपको प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं। बल्कि आपको याद दिलवा दूं, पिछले साल की बात है 2021 में क्या हुआ था कि इंडिया का जो पहला 3D प्रिंटेड जो हाउस था उसको वो भी हमें देखने को मिला था, और वो भी जो है इसी एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस के माध्यम से तैयार करवाया गया था। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ एएम की बात करें तो आपको इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस अलग अलग एरियाज में देखने को मिलती हैं, एरोस्पेस डिफेंस में, ऑटोमोटिव में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, हेल्थ केयर में, कंज्यूमर गुड्स में। आप ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जो कि यहाँ पर छूटा हो 3D प्रिंटिंग के रेडार में से। कहा जाता है कि यही फ्यूचर है और आगे जाकर के जो चीज़ों को मोस्टली 3D प्रिंटिंग के माध्यम से बनाया जा पाएगा। इसको अडॉप्ट करने के कुछ कुछ चैलेंजेस भी हैं, इसके बारे में बहुत चर्चा फिलहाल नहीं करूंगा सिंस वी आर टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स, लेकिन हाँ इतना जरूर बताऊंगा कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत चैलेंजेस सामने आएंगे। जैसे जो खर्चा है बहुत ज़्यादा है, एएम इकोसिस्टम इंडिया में उतना अच्छा नहीं है, उतनी स्किल्ड मैन पावर नहीं है इसको ऑपरेट करने के लिए, और एएम का जो इकोसिस्टम है उसका जो इंडस्ट्री है उसको इंडिया में डेवलप करना मुश्किल इसलिए भी है बिकॉज आज की घड़ी में जो एएम मार्केट है इसमें मोनोपोली है फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स की, और इसमें कुछ लीगल और एथिकल इश्यूज भी आते हैं कि ऐसी ऐसी चीजें जो कि शायद हमें खुद नहीं बनानी चाहिए थी वो चीजें आज इंसान खुद बना रहा है, वो भी कंप्यूटर के माध्यम से। तो जो लीगल एथिकल इश्यूज हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में देखते हैं, जीन एडिटिंग में देखते हैं, दैट इंसान को भगवान नहीं बनना चाहिए, उस तरह की चीजें हमें, उस तरह के मुद्दे हमें इसके साथ भी देखने को मिलते हैं। जो स्ट्रैटेजी को अनाउंस किया गया है वो स्ट्रैटेजी बेसिकली ये कहती है कि हम लोग भी इस पर्टिकुलर प्रोसेस में वर्ल्ड लीडर बनना चाहते हैं। उसमें बेसिकली जो जिन चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया है, केटर्स टू द नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, एम्स टू मिटिगेट इमीडिएट डिसेबिलिटीज ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज, इनोवेशन एंड R&D इकोसिस्टम विल बी एनकरेज्ड इन PPP मोड टू ट्रांसफॉर्म एग्जिस्टिंग रिसर्च नॉलेज बेस। आप लोग यहाँ पे देख भी पाएंगे कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो इसका होल्ड है वो केवल और केवल यूएसए के पास है, दूसरे नंबर पर यहाँ पे EU आता है, और उसके बाद एशिया पैसिफिक में टोटल इस इंडस्ट्री का जो मार्केट साइज है वो 28% है, जिसमें सबसे बड़ा मार्केट साइज चाइना के पास है, फिर जापान के पास है, फिर साउथ कोरिया, देन एशियन नेशंस को कलेक्टिवली, देन ऑस्ट्रेलिया, एंड देन फाइनली इंडिया के पास देखने को मिल जाता है। इसमें अगेन उम्मीद यह है कि इस स्ट्रैटेजी के माध्यम से इंडिया इसी फील्ड में नए स्टार्टअप्स को प्रमोट करना चाहती है, नए प्रोडक्ट्स को बनाना चाहती है, 10 एग्जिस्टिंग एंड न्यू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, नई स्किल्ड मैन पावर को लाना चाहती है, वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें यहां पर करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे जुड़ा हुआ अगर हम सवाल देखें तो इट वॉज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, जी नहीं, बिल्कुल गलत है। अगर आप केवल क्वेश्चन को देखेंगे यू माइट गेट कंफ्यूज्ड कि नेशनल स्ट्रैटेजी ऑन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, तो यू माइट गेट कंफ्यूज कि किस चीज के बारे में बात हो रही है। लेकिन जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है, जिनको मालूम है कि ये 3D प्रिंटिंग से डील करती है, तो आप लोग अंदाजा लगा पाएंगे कि इसको केवल माइटी ही अनाउंस कर सकती है। इंडिया हैज द हाईएस्ट ग्लोबल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन, जी नहीं, ऐसा भी नहीं है। ये जो ग्लोबल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी आपको बेसिकली यूएसए में ही देखने को मिल जाती है। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे गलत हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब बन जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं QKD के बारे में। ये देखिए आपके सामने आपको खबर दिखाता हूं। दिस न्यूज बेसिकली केम आउट इन February 24, 2022। DRDO और IIT दिल्ली के द्वारा सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया गया था QKD का ये वाला टेस्ट। यही वाला जो टेस्ट था QKD का, पिछले साल की बात है 2021 में इस पर्टिकुलर टेस्ट को डेमोन्स्ट्रेट किया गया था इसरो के द्वारा। उसमें और इस टेस्ट में थोड़ा बहुत फर्क था, लेकिन जो अल्टीमेट प्रिंसिपल इनके द्वारा टेस्ट किया गया था वो प्रिंसिपल सेम था। वो प्रिंसिपल क्या था उसको आपको समझाता हूं। बेसिकली ये क्या चाहते हैं कि दो जगहों के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीटली सिक्योर कम्युनिकेशन हो सके। मतलब ये पॉइंट नंबर 1 है और ये पॉइंट नंबर 2 है, ये एक कंप्लीटली सिक्योर कम्युनिकेशन हो सके। ऐसी सिक्योर कम्युनिकेशन होनी चाहिए कि इसको हैक करना नामुमकिन के बराबर हो। और ये वाला जो कम्युनिकेशन इन्होंने करवाया है
जिस टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस कम्युनिकेशन को करवाया गया है उस टेक्निक का नाम है QKD। इसको क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये वाली जो टेक्निक है दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स का आपने नाम सुना होगा, आपने कई बार इस तरह की चीजें देखी होंगी कि नॉर्मली हम लोग जब बात करते हैं नॉर्मल कंप्यूटर्स की तो उसमें हम लोग बिट्स की बात करते हैं। डेटा को या तो 0 में स्टोर किया जाता है या फिर डेटा को 1 में स्टोर किया जाता है, मतलब कि या तो स्विच ऑन होगी या फिर स्विच ऑफ होगी। इस स्पेक्ट्रम के बीच में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटर्स है जो कि क्वांटम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते हैं, तो क्वांटम कंप्यूटर्स जो क्वांटम मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते हैं वो बिट्स के कॉन्सेप्ट पे काम नहीं करते, वो क्यूबिट्स के कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। क्यूबिट्स में क्या होता है कि कोई भी आपका डेटा है तो 0 और 1 की शेप तो वो ले ही सकता है, लेकिन 0 और 1 के बीच में वो कोई भी शेप को हासिल कर सकता है। यहां पे आप देख पाएंगे, अगर ये वाला जो सेंटर वाला गोला आप देखेंगे तो इसमें आपका जो ये वाला सर्कल है इट इज पार्शियली रेड एंड पार्शियली ग्रीन, और यही चीज यहां पे बेसिकली करता है आपका क्वांटम कंप्यूटर्स। कन्वेंशनल कंप्यूटर्स प्रोसेस इंफॉर्मेशन इन बिट्स दैट इज वंस एंड जीरोस। Quantum computers, on the other hand, compute information in qubits. In this scheme of things, processors can be a 1 and a 0 simultaneously, a state called as quantum superposition. मतलब कि आपका जो बेसिकली डेटा है वो simultaneously 1 और 0 भी हो सकता है, और 1 और 0 के बीच का जो स्पेक्ट्रम है उसको भी वो अटेन कर सकता है। ये चीज आपको क्यूबिट करने में हेल्प करती है। इसी क्यूबिट के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज है, ये देखिए, इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने फोटॉन्स का इस्तेमाल किया। फोटॉन्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि लाइट को ट्रांसमिट करते हैं। इन फोटॉन्स के माध्यम से इन्होंने डेटा को ट्रांसफर कर दिया। इट अलाउज 2 डिस्टेंट यूजर्स टू प्रोड्यूस अ कॉमन रैंडम स्ट्रिंग ऑफ सीक्रेट बिट्स कॉल्ड अ सीक्रेट की। अब दो दूर दूर बैठे हुए यूजर्स हैं, फोटॉन्स के माध्यम से उन्होंने एक ऐसी की, एक ऐसे पासवर्ड को जनरेट किया जो कि केवल इन 2 यूजर्स को ही मालूम है। तो उन्होंने बेसिकली क्या किया कि एक इंफॉर्मेशन को एनक्रिप्ट किया। अगर एनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन है, मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर इंसान ने इंफॉर्मेशन को एनक्रिप्ट किया और ये दूसरा इंसान है, इस इंसान तक जब वो वाली इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है तो केवल यही वाला इंसान है जो कि उसको डीक्रिप्ट कर पाएगा, क्योंकि केवल इसी के पास उसका पासवर्ड है। ये वाला जो प्रोसेस है ये QKD के माध्यम से हो पाता है। आपने किसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया, आपने किसका इस्तेमाल किया, केवल आपने फोटॉन्स का इस्तेमाल किया है। इट कैन बी यूज्ड टू एनक्रिप्ट एंड डीक्रिप्ट मैसेजेस, thus achieving a very highly secured communication। यहाँ पे आप देख पाएंगे it allows user to agree on a way of transmitting their data without the worry that someone is listening in। ये जो हमने अभी किया है, अगेन आपको बताऊंगा, ये जो DRDO और IIT दिल्ली ने मिलकर के जो इस प्रोजेक्ट को अंजाम दिया है, ये केवल 100 किलोमीटर की दूरी में था। मतलब कि 2 लोग, जो एक प्रयागराज में था और एक इंसान विंध्याचल में था, इन दोनों के बीच में आपस में इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया गया। द डिस्टेंस वॉज ओनली 100 किलोमीटर्स, और इसको इन्होंने अचीव किया था यूजिंग अ कमर्शियल ग्रेड ऑप्टिकल फाइबर, जिसके थ्रू इन्होंने ऑब्वियसली फोटोन को भेजा था। लेकिन जो पिछले साल इसरो ने अचीव किया था वो दूरी अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 300 किलोमीटर के आसपास की दूरी थी। लेकिन दुनिया में कुछ कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं जिसमें कि हजारों लाखों किलोमीटर्स की दूरी को भी, नॉट लाखों लेकिन हाँ हजारों किलोमीटर्स की दूरी को भी यहाँ पे कवर किया जा रहा है विद दी हेल्प ऑफ क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें चाइना ऑलरेडी काफी कुछ कर चुका है। आप देखेंगे चाइना ने अपनी पहली एक क्वांटम सैटेलाइट को भी लॉन्च किया है जिसका नाम मिकियस है, जिसको कि बाय द वे QESS के नाम से भी जाना जाता है, क्वेस के नाम से। इट हैड सेंट लाइट पार्टिकल्स टू अर्थ टू एस्टैब्लिश द वर्ल्ड्स मोस्ट सिक्योर कम्युनिकेशन लिंक। इट वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट which was launched in the year 2016। ये आप देखेंगे चाइना ने ऑलमोस्ट अपने पूरे एरिया को कवर किया था, और ये इन्होंने 7600 किलोमीटर की दूरी को कवर किया था यूजिंग दिस पर्टिकुलर सैटेलाइट कॉल्ड मिकियस। तो यहाँ पर ऑब्वियसली वो क्वांटम सैटेलाइट इसमें हेल्प करती है। सेंडर इंस्ट्रक्ट्स सैटेलाइट टू जनरेट 2 एंटैंगल्ड फोटॉन्स ऑफ पर्टिकुलर क्वांटम स्टेट। फोटॉन्स आर बीम्ड टू बोथ द ग्राउंड स्टेशंस। ठीक है, ये वाले फोटॉन्स दोनों ग्राउंड स्टेशन में भेजे जाते हैं। सेंडर एंड रिसीवर कंपेयर द क्वांटम स्टेट्स टू चेक इफ दे हैव बीन इंटरसेप्टेड, कि कहीं उनको बीच में इंटरसेप्ट तो नहीं किया। इफ नॉट, दे यूज द फोटॉन्स टू क्रिएट अ कोड टू एनक्रिप्ट द डेटा। तो उन्हीं फोटॉन्स के माध्यम से डेटा को एनक्रिप्ट करते हैं। एनक्रिप्टेड डेटा कैन देन बी सेंड सिक्योरली वाया द कन्वेंशनल मीन्स। अब एक बार आपने फोटॉन्स का इस्तेमाल किया, कन्वेंशनल मीन्स तो वही है कि आपने उसके बाद उसको जो है
कमर्शियल ग्रेड ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू भेज दिया, लेकिन एक बार फोटॉन्स का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि फोटॉन्स जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स का इस्तेमाल करते हुए डेटा को स्टोर करते हैं। नॉर्मली आप फोटॉन्स में डेटा को स्टोर नहीं कर पाएंगे। अगर क्वांटम मैकेनिक्स ना होती, क्वांटम कंप्यूटिंग ना होती, तो आप ऐसा नहीं कर पाते। तो इसीलिए, क्योंकि ये क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर डिपेंडेंट है, इसीलिए इसको क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। अंडरस्टूड? इस नाम को भी समझ जाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ एक सवाल देख लेते हैं कि QKD वर्क्स बाय यूजिंग फोटॉन्स टू ट्रांसफर डेटा। बिल्कुल सही बात है, मेन रोल जो है वो फोटॉन्स का ही यहाँ पे रहता है। अलाउज टू पार्टीज टू जनरेट अ शेयर्ड सीक्रेट की दैट इज ओनली नोन टू देम। बिल्कुल सही बात है। प्रोवाइड्स लो सिक्योरिटी टू द मैसेजेस बीइंग शेयर्ड। जी नहीं, काफी हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। इसमें आंसर 1 और 2 ओनली होगा। यहाँ पर ये आपकी ऑप्शन गलत मार्क करी हुई है, उस बेसिस पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब बन जाएगा। ठीक है, फोटॉन्स का इस्तेमाल करता है टू पार्टीज जनरेट शेयर्ड सीक्रेट की दैट इज ओनली नोन टू देम। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेम सेल थेरेपी की। ये वाली खबर भी आप देखेंगे तो फरवरी 16, 2022 में ये खबर सामने आई थी दैट फर्स्ट वुमेन रिपोर्टेड क्योर्ड ऑफ HIV आफ्टर द स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। स्टेम सेल्स के बेसिक्स के बारे में कुछ ब्रीफ जानकारी आपको देना चाहूंगा। अ US पेशेंट बिकेम द फर्स्ट वुमेन रिपोर्टेड टू बी क्योर्ड ऑफ HIV आफ्टर द स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। स्टेम सेल का जो ट्रांसप्लांट है वो अपने आप में काफी ज्यादा बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ है, बिकॉज इसमें भी बहुत सारे लीगल और बहुत सारे एथिकल इश्यूज आते हैं। स्टेम सेल्स होते क्या हैं इसको समझ लेते हैं, बिकॉज इसको लेकर भी UPSC सवाल पूछ चुकी है। 2018 में और 2019 में आपको बैक टू बैक क्वेश्चंस देखने को मिल चुके हैं। ये एक तरह के स्पेशलाइज्ड ह्यूमन सेल्स होते हैं जो कि अलग अलग तरह की सेल टाइप्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। बल्कि इसकी जो ये प्रॉपर्टी है इसको नाम दिया जाता है दैट इज कॉल्ड एज प्लूरीपोटेंसी। मतलब कि एक तरह का जो सेल है अगर वो अलग अलग तरह के सेल्स में कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि प्लूरल सेल्स में कन्वर्ट हो सकता है, तो उसको प्लूरीपोटेंसी का नाम दिया जाता है। और एक ही तरह का जो सेल है ये बहुत सारे सेल्स बना सकता है। मतलब कि मान लीजिए जो एक तरह का सेल नंबर 1 है, ये ऑब्वियसली सेल नंबर 1 तो बना ही सकता है, सेल नंबर 2 बना सकता है और सेल नंबर 3 बना सकता है। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है प्लूरीपोटेंसी। लेकिन यही वाला जो सेल है, ये सेल नंबर 1 के बहुत सारे आगे जाके डिविजन्स और भी बना सकता है, यानी कि उसके मल्टीपल नंबर्स को बना सकता है। इस चीज को कहा जाता है मल्टीपोटेंसी, क्योंकि ये मल्टीपल कॉपीज को क्रिएट कर सकता है। सो ये स्पेशल टाइप के ह्यूमन सेल्स होते हैं विच आर एबल टू डेवलप इनटू मेनी डिफरेंट सेल टाइप्स, और ये बॉडी के लिए नए सेल्स प्रोवाइड करने की क्षमता भी रखते हैं एज इट ग्रोज एंड रिप्लेसेस स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट आर डैमेज्ड और लॉस्ट। तो मान लीजिए कि आपकी बॉडी में कोई स्पेशलाइज्ड सेल था जो कि डैमेज हो चुका है परमानेंटली या फिर खत्म हो चुका है, उस केस में स्टेम सेल थेरेपी के माध्यम से आप उस सेल को रीजनरेट कर सकते हैं, रिक्रिएट कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज ही ऐसी होती हैं, दे कैन डिवाइड ओवर एंड ओवर अगेन टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स। एज दे डिवाइड दे कैन चेंज इनटू अदर टाइप्स। ये देखिए ओवर एंड ओवर अगेन डिवाइड करता है, इसी को मल्टीपोटेंसी कहा जाता है। इनटू अदर टाइप्स, इसी को प्लूरीपोटेंसी कहा जाता है। बेस्ड ऑन सेल टाइप्स या टिश्यू ऑफ ओरिजिन, स्टेम सेल्स आर क्लासिफाइड एज सोमैटिक सेल टाइप्स, सोमैटिक स्टेम सेल्स एंड एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। अब देखिए, ये जो मैंने आपको समझाया ये तो इसकी दो प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन दोस्तों स्टेम सेल्स की एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है। डिपेंड करता है कि आप स्टेम सेल को लेकर कहां से आएंगे। ये तो उसका आउटकम है कि यस वो प्लूरीपोटेंट है, वो मल्टीपोटेंट है, लेकिन वो स्टेम सेल असल में आया कहां से है। तो स्टेम सेल लाने के सोर्सेज कुल मिला के दो तरह के होते हैं। एक होता है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल और एक होता है एडल्ट स्टेम सेल। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल बेसिकली वो वाला सेल जो कि आप एम्ब्रियो से लेकर आए हैं, अंडरस्टूड। और अडल्ट स्टेम सेल जो कि आप नॉर्मल अडल्ट से लेकर आए हैं, तो एडल्ट स्टेम सेल को स्टोमैटिक स्टेम सेल कहा जाता है, और जो आप एम्ब्रियो से लेकर आए हैं उसको एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल का नाम दिया जाता है। दोनों की विशेषताएं काफी अलग अलग हैं। जो एडल्ट स्टेम सेल है, इट हैज अ लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ डिफरेंशिएशन एंड मे बी मल्टीपोटेंट और यूनिपोटेंट, मतलब कि नॉट नेसेसरी कि ये अपनी मल्टीपल कॉपीज को बना पाए। जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होते हैं ये श्योर शॉर्ट प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं, विच मीन दे कैन चेंज इनटू एनी सेल इन द बॉडी। इसीलिए जो ये वाले सेल्स हैं एम्ब्रियोनिक, ये ज्यादा स्पेशलाइज्ड माने जाते हैं, ये ज्यादा स्पेशलाइज्ड सेल्स माने जाते हैं। दे आर रेजिडेंट सेल्फ रिन्यूएबल पॉपुलेशन ऑफ सेल्स विच आर प्रेजेंट वर्चुअली इन ऑल ऑर्गन्स टिश्यू ऑफ द बॉडी। ये आपको हर जगह देखने को मिल जाते हैं, आपकी बॉडी में ऑलमोस्ट हर तरह के सेल में देखने को मिल जाते हैं। जो ESCs हैं, दे सप्लाई न्यू सेल्स फॉर एन एम्ब्रियो एज इट ग्रोज एंड डेवलप्स इनटू अ बेबी। तो ये वाले जो सेल्स होते हैं ये तो बेसिकली बेबी की ग्रोथ के लिए होते हैं। जब बेबी वूम्ब में होता है उस टाइम पे उसकी ग्रोथ के लिए जो सेल्स चाहिए होते हैं वो वाले सेल्स होते हैं। तो ऑब्वियसली जब बेबी वूम्ब में है तो कुछ भी डेवलप नहीं हुआ, तो उसके हर तरह के ऑर्गन को डेवलप करने की क्षमता रखते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। दे कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट
sources, for example fetus, umbilical cord, placenta, infant, child, adult and from different organ tissues। लेकिन जो ये वाले हैं ऑब्वियसली आपको मल्टीपल जगह से नहीं मिलेंगे। Pluripotent stem cells can also be generated in the laboratory by taking normal adult cells like skin or blood cells and reprogramming them, and the product thus generated are referred to as induced pluripotent stem cells। I will not get into this detail, बस इतना बताना चाहूंगा कि pluripotent stem cells को यदि आप लेबोरेटरी में बनाने का प्रयास करते हैं तो उसको नाम दिया जाता है induced pluripotent stem cells। ठीक है, जो सोमैटिक स्टेम सेल्स होते हैं इनकी मात्रा काफी कम होती है, जनरली प्रेजेंट इन रिलेटिवली लोअर नंबर्स, और अगर हम एम्ब्रियोनिक की बात करें तो इनकी मात्रा काफी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द सोमैटिक स्टेम सेल्स। लेकिन एज अ टोल्ड यू कि दोनों को ही एक्सट्रैक्ट करने के पीछे बहुत सारे लीगल और बहुत सारे एथिकल इश्यूज आते हैं। इंडिया में इस तरह की थेरेपी को जो है वो प्रमोट नहीं किया जाता, हालांकि हाँ इंडिया में रिसर्च चल रही है काफी चीजों को लेकर, बट अभी भी लीगल एथिकल इश्यूज के चलते इस थेरेपी में, इस फील्ड में हमने बहुत ज्यादा एडवांसमेंट्स नहीं करी हैं। तो इसी थेरेपी के माध्यम से ये वाली जो महिला थी उनकी HIV की बीमारी को क्योर कर दिया गया है। सवाल देख लेते हैं, स्टेम सेल्स आर स्पेशल ह्यूमन सेल्स विच आर एबल टू डेवलप इनटू मेनी डिफरेंट सेल टाइप्स। बिल्कुल सही बात है। दे प्रोवाइड न्यू सेल्स फॉर द बॉडी एज इट ग्रोज एंड रिप्लेसेस स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट आर डैमेज्ड और लॉस्ट। बिल्कुल सही बात है, ये न्यू सेल्स और स्पेशलाइज्ड सेल्स, ये न्यू सेल्स बनाती है, स्पेशलाइज्ड सेल्स को रिप्लेस करती है अगर कोई डैमेज हो जाता है। तो ये वाली क्षमता ये सेल्स में आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में बात करते हैं। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही आपको बताऊंगा, ज्यादा हम लोग बहुत एनालिसिस नहीं करेंगे। 9 फरवरी की ये वाली खबर है, मेजर ब्रेक थ्रू ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी। Scientists in the UK have managed to produce the largest amount of energy so far from a nuclear fusion reaction। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि इतनी ज्यादा एनर्जी हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन के रिएक्शन से जनरेट कर पाए हों। आपको सबसे पहले तो बहुत सिंपली बताना चाहूंगा कि हमें जो भी दुनिया में न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़े हुए पावर प्लांट्स देखने को मिलते हैं उसमें हम लोग न्यूक्लियर फिजन के प्रोसेस को फॉलो करते हैं, लेकिन जो सन के अंदर हमें एनर्जी जनरेशन का प्रोसेस देखने को मिलता है दैट इज फ्यूजन। फिजन का सिंपल मतलब क्या है, एक बड़ा एटम होता है जो कि 2 छोटे छोटे एटम्स में टूटता है। फ्यूजन का मतलब क्या है कि 2 छोटे छोटे एटम्स हैं जो कि मिलकर के अगेन कुछ और क्रिएट करते हैं। तो वहां पे फ्यूज होते हैं, वहां पे वो फिजन होता है, उनका फिजर होता है, यही डिफरेंस है। एनर्जी इज रिलीज थ्रू कंबाइनिंग ऑफ 2 वेरी लाइट न्यूक्लियाई। एटम्स ट्रिटियम के होते हैं, ड्यूटेरियम के होते हैं, जो कि फ्यूल देते हैं। एन अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज सेवरल टाइम्स ग्रेटर as compared to fission। Unlike the fission process, it does not produce highly active radioactive waste। ये अच्छी बात है क्योंकि फिजन में आपने देखा होगा कि जब ये 2 बनते हैं तो साथ में आपको रेडियो एक्टिव वेस्ट देखने को मिलता है जिसको हैंडल करना, रिप्रोसेस करना अपने आप में काफी चैलेंजिंग रहता है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता। बस इसकी एक ही प्रॉब्लम है कि इसको हमने जितनी बार भी ट्राई किया धरती पे इसको पूरा करने का, तो ये सस्टेन नहीं हो पाता लंबे पीरियड टाइम के लिए। यानी कि एनर्जी तो बहुत यहां से भी निकलती है फ्यूजन के प्रोसेस से, लेकिन इसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल होता है। इसमें क्या है, न्यूक्लियर फिजन में देखिए आपने क्या किया, यूरेनियम का मॉलिक्यूल लिया, उसमें न्यूट्रॉन से अटैक किया, एनर्जी निकली, लाइटर एलिमेंट साथ में न्यूट्रॉन वापस आ गया और बहुत सारी एनर्जी भी जनरेट हो गई। इसमें क्या हुआ, ड्यूटेरियम लिया, ट्रिटियम लिया, साथ में क्या निकला, हीलियम निकला, न्यूट्रॉन निकला और साथ में बहुत सारी एनर्जी निकली, बट इसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। ये वाले रिएक्टर्स बनाने आसान है, बहुत सारी दुनिया में, रशिया हुआ, फ्रांस हुआ, अमेरिका हुआ, बड़ी बड़ी कंट्रीज, इवन इंडिया हुआ, चाइना हुआ, ये अपने अपने न्यूक्लियर फिजन के रिएक्टर्स को बना चुकी हैं। लेकिन फ्यूजन के रिएक्टर्स को बनाना बहुत मुश्किल है। इसका जो रिएक्टर है जो कि हमें देखने को मिलता है, इसकी एक मशीन होती है जिसको कि टोकामाक का नाम दिया जाता है, विच लुक्स लाइक अ डोनट। आपने डोनट देखा होगा कभी, तो डोनट इस तरीके से होता है, राइट। ये डोनट का टॉप व्यू है, इस तरीके से देखने को मिलता है। यहां पर आप देखेंगे ये डोनट टाइप इसकी मशीन है, ठीक है। यहां पर भी आप देख पाएंगे ये किस तरीके से डोनट जैसा बना हुआ है, बीच में इसके होल है। So a team at the Joint European Torus facility near Oxford in central England generated 59 megajoules of sustained fusion energy over 5 seconds, more than doubling a 1997 record। 59 मेगाजूल्स की एनर्जी को रिलीज किया 5 सेकेंड्स के लिए। ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑपरेशनल साइट है जो कि ऐसा काम कर रही है। ऑल करंट न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर बेस्ड ऑन द फिजन प्रोसेस, लेकिन ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि फ्यूजन के प्रोसेस के ऊपर निर्भर करती है। इसको लेके चाइना से भी एक खबर आई थी, वहां पर भी उन्होंने काफी एक बड़ी अचीवमेंट करी थी, जिसमें उन्होंने बहुत बड़ा टेम्परेचर को अचीव कर लिया था और काफी एनर्जी को जनरेट कर लिया था। लेकिन हाँ, हम लोग उतनी डेप्थ में नहीं जाएंगे। टोकामाक एक चीज का ध्यान रखिए, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक फ्यूजन डिवाइस डिजाइंड टू हार्नेस द एनर्जी ऑफ फ्यूजन, ठीक है।
इसका सवाल देख लेते हैं। एनर्जी इज रिलीज थ्रू हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियस इनटू टू लाइटर न्यूक्लियाई। तो दोस्तों जुड़ने वाले भी लाइट होते हैं, निकलने वाले भी लाइट होते हैं। एटम्स ऑफ ट्रिटियम एंड ड्यूटेरियम प्रोवाइड फ्यूल एंड अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज सेवरल टाइम लेस देन फिजन। ये भी गलत है, बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, तो दोनों ही यहाँ पे गलत बन जाते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 के बारे में अगेन आपको ब्रीफ मैं बैकग्राउंड देना चाहूंगा कि जो चंद्रयान 2 का हमारा प्रोजेक्ट था दोस्तों, उसमें बेसिकली क्या था कि उसका जो लैंडर था वो फेल हो चुका था। आपको ध्यान होगा कि उसके लैंडर में कुछ दिक्कतें आई थी, एम आई करेक्ट? तो उसका जो लैंडर था, क्योंकि वो फेल हो चुका था, उसी चीज को, उसी कमी को पूरा करने के लिए हमने अनाउंस किया था चंद्रयान 3 का प्रोजेक्ट, जो कि पहले कहा जा रहा था कि फरवरी 2022 में लॉन्च किया जाएगा, फिर कहा गया कि अगस्त 2022 में लॉन्च किया जाएगा, और अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आई है वो ये है कि ये अगस्त 2023 के आसपास इसको लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 2 का ये फॉलो ऑन मिशन है। चंद्रयान 2 में क्या कुछ था? ऑर्बिटर था, लैंडर था और रोवर था। इसका ऑर्बिटर सही से काम करा, इसका लैंडर सही से काम नहीं करा था, और इसी चीज को, इसी कमी को पूरा करने के लिए इसमें हम लोग क्या भेजने वाले हैं? हम लोग केवल एक लैंडर और केवल एक रोवर को भेजने वाले हैं। विल कैरी ओनली अ मॉडिफाइड लैंडर एंड रोवर एंड विल यूज द ऑर्बिटर ऑफ द चंद्रयान 2 मिशन टू कम्युनिकेट विद द अर्थ। ऑर्बिटर यही वाला इस्तेमाल किया जाएगा, लैंडर थोड़ा मॉडिफाई किया जाएगा, इसके साथ जुड़ा हुआ रोवर जो कि हम लोग भेजना चाहते हैं, जो मेन हमारा काम है वो लैंडर भेजने का है। इसके माध्यम से हम लोग बेसिकली जो काम चंद्रयान 2 नहीं कर पाया था उसको पूरा करेंगे। दिस विल, वहां पे जाकर के ये इन सीटू एक्सपेरिमेंट्स करेगा, यानी कि वहीं पे एक्सपेरिमेंट्स करेगा ऑफ सरफेस एंड सब सरफेस मेजरमेंट्स ऑफ टेम्परेचर दैट विल हेल्प अंडरस्टैंड द थर्मल एक्सचेंज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अपर मोस्ट लूनर सॉइल। ये इसका मेन एजेंडा होने वाला है। अगर हम अपने लूनर मिशन की बात करें तो पहले वाला लूनर मिशन 2008 में गया था, सेकेंड 2019 में गया था। 2008 वाला सक्सेसफुल था, चंद्रयान 2 पार्शियली सक्सेसफुल था, और हम लोग एक और लूनर प्रोब की भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम लोग जापान के साथ मिलकर के उसकी तैयारी कर रहे हैं। वी आर एक्सपेक्टेड टू लॉन्च अ जॉइंट लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन इन द कमिंग ईयर्स 2024-2025 तक, जो कि लूनर साउथ पोल पे जाएगी विद अ रोवर। ये 1 और 2 के बारे में जानकारी है, वीडियो को पॉज करके आप इस जानकारी को देख सकते हैं। इसका सवाल देख लेते हैं। इंडियाज लूनर मिशंस, व्हाइल द 2008 मिशन वाज अ फेलियर, द 2019 मिशन चंद्रयान 2 लैंडेड सक्सेसफुली ऑन द लूनर सरफेस। दोस्तों ये गलत बात है। 2008 was a success, 2019 was a failure. Around 24-25 India and Japan expected to launch a joint lunar exploration which will land at the lunar south pole with the rover। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब बन जाता है। बिफोर वी एंड द वीडियो, कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी आपको देना चाहूंगा। परम प्रवेगा सुपर कंप्यूटर जो था सुर्खियों में था, इसकी कैपेसिटी जो है वो अप्रोक्सीमेटली 3.3 पेटाफ्लॉप्स की है। इसको कहां पे इंस्टॉल किया गया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, जो कि इंडिया का प्रीमियर रिसर्च लेवल का इंस्टीट्यूट है, वहां पे इसको इंस्टॉल किया गया है। इंस्टॉल्ड अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में बताना चाहूंगा कि ये एक ऐसा मिशन है जिसमें कि भारत सरकार प्रयास कर रही है इंडिया के जितने भी प्रीमियम लेवल के इंस्टीट्यूट्स हैं उनके अंदर सुपर कंप्यूटर्स को हाउस किया जाए। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000। परम शिवाय वाज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर विच वाज असेंबल्ड इंडिजिनसली। इसके बाद जो और हमारे सुपर कंप्यूटर्स है, परम शक्ति, परम ब्रह्मा, परम युक्ति, परम संगनाक। यूएसए का जो फ्रंटियर है, दिस इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर रीचिंग 1102 पेटाफ्लॉप्स। लेकिन ये वाली जो जानकारी है ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, ठीक है। रिसेंटली हमने जापान का फुगाकू देखा था, फिर कभी चाइना का ऊपर आ जाता है, तो ये चीजें बदलती रहती हैं। सुपर कंप्यूटर्स के बारे में जानकारी जो भी सुर्खियों में रहता है उसको प्लीज आप लोग ध्यान से पढ़िए, बिकॉज सवाल आने के चांसेस हमेशा रहते ही हैं। इंडिया इनोवेशन ग्राफीन सेंटर, इंडिया फर्स्ट ग्राफीन इनोवेशन सेंटर टू बी एस्टैब्लिश्ड इन थिरुसुर, केरला। ग्राफीन जो है बहुत ही स्पेशल टाइप का मटेरियल है। इट इज वेरी थिन येट वेरी स्ट्रॉन्ग मटेरियल इन द वर्ल्ड। गुड केमिकल स्टेबिलिटी, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, 2 डायमेंशनल फॉर्म होता है क्रिस्टलाइन कार्बन का। इसका इंडिया का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर केरल में बनने वाला है। रामानुजन प्राइज जो होता है यंग मैथमेटिशियंस के लिए 45 ईयर्स से कम की आयु के लोगों को दिया जाता है, who is working on any branch of the mathematical sciences provided the researcher has to be from a developing country। सो ये वाला जो प्राइज था 2021 का प्रोफेसर नीना गुप्ता को दिया गया था, वॉज गिवन दिस ईयर फॉर हर आउटस्टैंडिंग वर्क इन एफीन एल्जेब्रिक ज्योमेट्री एंड कम्यूटेटिव एल्जेब्रा। टू बी ऑनेस्ट ये मुझे नहीं मालूम ये क्या होता है, लेकिन हाँ ये प्राइज किसको दिया जाता है ये आपको बता देते हैं। 45 ईयर से कम की आयु होनी चाहिए, डेवलपिंग कंट्री से रिसर्चर होना चाहिए एंड शुड बी वर्किंग ऑन एनी ऑफ द मैथमेटिकल साइंसेज का ब्रांच, तो उस केस में उनको ये वाला अवार्ड दिया जाता है। ऑल राइट, आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में फिर से मुलाकात करेंगे। सेट नंबर 3 में हम लोग आपके सामने लेकर आएंगे मार्च 2022 से जुड़ी हुई
जो भी करंट हैपनिंग्स थी साइंस एंड टेक की उसको डिस्कस किया जाएगा अगले संडे के दिन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।